अपनी माँ को सुनाकर राजवीर आरोही को अपने साथ लेकर चले गए। दादी ने गुस्से में खुद से कहा, सब लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। इस कल की आई लड़की की वजह से इसे मुझे अपने कंट्रोल में अब लेना ही होगा, इससे पहले की बात आगे ना बढ़ जाए। वहीं अनिका और राजवीर आरोही को टेरेस पर लेकर आए। टेरेस पर ठंडी हवाएं चल रही थीं। आरोही ने टेरेस से अद्विजय को जाते हुए देखा। अद्विजय के साथ कुमार खड़ा था। लग रहा था कि शायद वो जाने की जिद कर रहा है, मगर अद्विजय ने उसे अपने रास्ते से हटाया और खुद कार में बैठकर वहां से चला गया। आरोही कंफ्यूजन में थी कि आखिर अद्विजय ऐसी किस जगह पर जा रहा है जहां उसे खतरा है, और जब उसे खतरा है तो वो अकेला क्यों जा रहा है। पीछे से अनिका जी ने आरोही के कंधे पर हाथ रखा और बोली, माँ जी ने आपके साथ जिस बिहेव किया उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं आरोही। ये सुनते ही आरोही बोली, नहीं माँ, आप ये किस तरह की बात कर रही हैं? आपको इसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। दादी बस थोड़ा इमोशनल हो गई थी। ये सुनते ही अनिका ने राजवीर की ओर देखा। राजवीर बोले, आरोही, हम दोनों तुम्हारा साथ देंगे। हमें बस एक बात बताओ, क्या तुम अद्विजय के साथ खुश हो? ये सवाल सुनते ही आरोही कुछ देर चुप रही। राजवीर बोला, तुम ये देख तो चुकी होगी कि अद्विजय हम दोनों से किस तरह बिहेव करता है, ऐसे जैसे कि हम उसके लिए एग्जिस्ट ही ना करते हो। आरोही की आंखों में कई सवाल थे। राजवीर जी बोले, ये सब हमारी ही एक गलती की वजह से है। अगर हमने सालों पहले वो गलती ना की होती तो आज अद्विजय ऐसा नहीं होता। वो एक आम इंसान की तरह होता, हंसता बोलता, लोगों से नफरत नहीं करता। हमसे हमारी इकलौती औलाद दूर नहीं हो गई। आज जो मेरी अनिका अपने बेटे के लिए तरसती है, हर रात उसकी याद में रोती है, उसकी हालत ऐसी नहीं होती। अनिका ने अपनी पलकें झुका ली। ये सब सुनकर आरोही और ज्यादा क्यूरोस हो रही थी। राजवीर जी बोले, आरोही दरअसल जब अद्विजय 5 साल का था तभी से वो काफी बीमार रहता था। हमने अद्विजय के इलाज के लिए दुनिया भर के डॉक्टर से बात की, मगर सबने कहा कि अद्विजय 1-2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। उस वक्त बस भगवान ही हमारा सहारा थे। माँ को भी अद्विजय की काफी फिक्र थी। वो मंदिरों में दिन रात अद्विजय की सलामती के लिए दुआएं मांगती, मगर अद्विजय ठीक नहीं हुआ। एक दिन माँ एक महापंडित को अपने घर लेकर आई। महापंडित ने उन्हें ये सुझाव दिया कि अद्विजय की सारी बीमारियां तभी दूर होगी जब वो हमसे दूर होगा। ये सुनते ही तो हम जैसे बहुत ही ज्यादा हैरान थे और किसी भी कीमत पर ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। पंडित जी ने हमें खूब समझाया कि अद्विजय हमारे साथ रहेगा तो वो जी नहीं पाएगा। हमारा प्यार और लाड ही उसके लिए मुसीबत है। जितना हम उसके पास रहकर उसे प्यार देंगे, उसकी तबीयत उतना ज्यादा खराब होगी। हमने महापंडित की बातों को नहीं माना तो इसी बीच हम पर किसी का जानलेवा हमला हुआ। हमारे घर के सारे नौकर मारे गए थे। उस दिन घर में अनिका और अद्विजय ही थे। हमलावरों ने अनिका को बेरहमी से मारा था। फिर भी अनिका ने अद्विजय को अपनी सारी हिम्मत बटोर कर उन लोगों से बचाए रखा। काफी देर बाद हम लोग आए थे और हमने उन्हें बचाया था। हॉस्पिटल जाकर हमें पता चला कि हमले की वजह से अनिका के इंटरनल ऑर्गन खराब हो गए थे। हमलावरों ने अनिका पर हमला किया था। उसके बाद अनिका ने अपनी दोबारा माँ बनने की क्षमता भी खो दी थी, जिसके बाद हमें महापंडित की बातें सच लगने लगी और हमने अद्विजय को उनके कहने के अनुसार विनीत को दे दिया। विनीत मेरा छोटा भाई था जो कि यूरोप में रहता था। महापंडित ने हमें बताया था कि जब तक अद्विजय 25 साल का नहीं हो जाता तब तक हम अद्विजय को देख भी नहीं सकते, यहाँ तक कि हम उसकी फोटोज तक भी नहीं देख सकते थे। 20 साल हमने ऐसे बिताए थे कि जैसे हम बे औलाद हो। ये 20 साल हमने कैसे बिताए हैं ये हम ही जानते हैं। इस वजह से अद्विजय हमसे नफरत करता है। उसकी नजरों में उसके माँ बाप तभी मर चुके थे जब उसे जबरदस्ती यूरोप भेजा गया था। इसी बीच अद्विजय के निकलते ही कुमार एक एप्पल की बाइट लेते हुए उर्मिला रावत के पास आया और उसने उर्मिला के चरण स्पर्श किए। उर्मिला ने उसको आशीर्वाद दिया। उर्मिला को परेशान देख कुमार बोला, दादी, जरूर मामा जी को कोई कंफ्यूजन हुई होगी। आप तो जानती हैं कि सिया कितनी स्ट्रांग लड़की है। आपने देखा ना एक दिन कैसे उसने मुझे अपने एक हाथ से ही लहूलियन कर दिया था। ये सुनकर उर्मिला बोली, कुमार, अद्विजय के लोग उसे कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे।
ये सुनकर कुमार कुछ देर खामोश रहा, फिर वो अपने रूम में चला गया। उसने जल्दी से दरवाजे को बंद किया और वो अपने दिल पर हाथ रखकर रोने लगा। वो दरवाजे के पास ही जाकर बैठ गया। प्यार को खोने का दर्द लड़कों को भी होता है। लड़कियों के पास उनकी दोस्त होती है जिनके पास जाकर वो रो सकती हैं, मगर लड़के के पास चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो, वो हमेशा अपने दर्द और आंसुओं को छुपा कर रखते हैं। इसी तरह कुमार ने भी अपने दर्द को उसी बंद कमरे में ही बाहर निकाल दिया। इसी बीच राज की कार में मिस्टी अभी भी कार से बाहर नहीं निकल रही थी। राज उसको देखते हुए बोला, अब क्या हुआ है? तुम बाहर क्यों नहीं निकल रही हो? तुम्हारी बॉडी इस ड्रेस में पूरी तरह कवर है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सुनकर मिस्टी ने घूर कर राज को देखा और बोली, लेकिन हमारे चलने का क्या? आपने हमारे साथ जो किया है उसकी वजह से हम अब ढंग से चल भी नहीं पा रही हैं। ये सुनकर राज बोला, इट्स नॉट अ बिग डील, आओ मैं तुम्हें गोद में उठाकर अंदर ले चलता हूँ, वैसे भी मैं तो तुम्हारा घोड़ा हूँ। ये कहकर उसने मिस्टी का मजाक उड़ाया। मिस्टी ने गुस्से में राज को लात मारी। राज ने उसके पैर को पकड़कर गुस्से से अपने दांत भींचते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? ये सुनकर मिस्टी गुस्से से बोली, हाथ नहीं उठाया है, आपको दिख नहीं रहा, हमने आप पर पैर उठाया है। आपके पास ना अक्ल है, ना शकल है और ना आंखें। ये सुनकर राज बोला, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, तुम जानती नहीं इस चेहरे की लाखों लड़कियां दीवानी हैं। मिस्टी मजाक बनाते हुए बोली, हाँ पर उन लाखों लड़कियों में हम शामिल नहीं हैं, हम राजकुमारी हैं। हम जिसे चाहेंगे वो राजकुमार होंगे। आपकी तरह कोई एक्टर नहीं जो दिन रात बस मूवीज में गंदे गंदे किसिंग सीन करके पॉपुलर बन जाता है। ये सुनकर राज अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, ओह हेलो मैडम, वो कोई रियल किस नहीं होती, सब एक्टिंग का पार्ट होता है। ये सुनकर मिस्टी बोली, जो भी हो हमें इससे क्या। ये कहते ही उसने कार के डोर को ओपन किया और बाहर उतर गई। जब उसने पर रखा तो दर्द से उसकी चीख निकल गई। राज दूसरी ओर से उतरकर आया और उसने उसको देखते हुए कहा, क्या हुआ, टूट गया तुम्हारा पैर? अच्छा हुआ। ये सुनकर मिस्टी रोते हुए बोली, आप जिस तरह हमारा मजाक उड़ाते हैं, भगवान कभी आपको किसी लड़की का प्यार ना दे। ये सुनकर राज ने अपने हाथों को पॉकेट में डाला और बोला, मुझे जरूरत भी नहीं है। ये कहते हुए वो आगे जाने लगा। मिस्टी लंगड़ाते हुए अंदर आने लगी। राज अचानक से पीछे मुड़ा और बोला, क्या तुम मेरी मदद चाहती हो? ये सुनकर मिस्टी बोली, कोई जरूरत नहीं है हमें आपकी मदद की। राज बोला, देख लो मेरी मदद नहीं चाहिए तो घर के बाकी लोगों को क्या बताओगी? क्यों तुम नहीं चल पा रही हो? क्या बता पाओगी? कल रात हमारे बीच क्या हुआ? ये सुनकर मिस्टी घबरा गई। वो कुमार के सामने अपनी इमेज नहीं खराब करना चाहती थी। राज उसको सोच में घूम देख उसके पास आया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे उठने में मदद की। फिर वो उससे बोला, तुम्हें बेहोश होने का नाटक करना होगा, मैं तुम्हें गोद में उठाकर तुम्हारे रूम तक ले जाऊंगा। मिस्टी ने राज के इस आइडिया को नकारा नहीं। राज ने उसे गोद में उठाया तो मिस्टी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब वो अंदर पहुंचा तो सोफे पर बैठी उर्मिला की नजर उन दोनों पर गई। उर्मिला ने खड़े होकर राज से सवाल किया, ये लड़की कौन है? राज। ये सवाल सुनकर राज बोला, ये कुमार की कोई फैन है। काफी दिनों से कुमार ने इस लड़की को अपने साथ रखा हुआ है। दादी बोली, ये लड़की तुम्हारे लिए खतरा हो सकती है, तुम्हें इस तरह एक अनजान लड़की को घर में नहीं रखना चाहिए। ऊपर से ये तो शक्ल से ही नाबालिग लगती है, इसे आज के आज इसके घर भेज दो। फिर उन्होंने मिस्टी की बंद आंख और लटके हुए हाथों को देखा तो कंफ्यूज होकर पूछा, इसे क्या हुआ है? ये सुनकर राज ने बहाना बनाते हुए कहा, इस गरीब लड़की को कई दिनों से खाना नहीं मिला था, आज से खाना मिला तो ये खाना खाकर ही कार में कुंभकर्ण की तरह सो गई। ये सुनकर दादी बोली, भिखारी को भीख देना अच्छा होता है, मगर उन्हें घर में जगह देना बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम समझ रहे हो ना? ये सुनकर राज ने हाँ में सिर हिलाया। वो जब मिस्टी को एक दूसरे गेस्ट रूम में जाकर बिस्तर पर पटक कर आया तो मिस्टी गुस्से से फटते हुए बोली, क्या कहा? हम भिखारी हैं, जानते हैं हमारे भाई साहब कितने अमीर हैं, वो चुटकियों में आपको और आपके पूरे परिवार को सड़क पर ला सकते हैं। ये सुनकर राज बोला, फिलहाल तो तुम सड़क पर जाने वाली हो, सच सच बताओ
रात को तुम ही नशे में होने का ड्रामा करके मेरे करीब आई थी ना? जवाब में मिस्टी बोली, आप ये क्या कहे जा रहे हैं? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, समझे? और ये हमसे दूर रहकर बात कीजिए। ये सुनकर राज मिस्टी के और करीब आ गया और बोला, क्यों, क्या हुआ? फिर से अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही हो? ये सुनकर मिस्टी बोली, कहा ना, हमसे दूर हटिए। ये कहते ही उसने राज को धक्का दे दिया। राज मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकला और उसने कॉल करके एक गायनोकोलॉजिस्ट को वहां आने के लिए कहा। कुछ देर में वो गायनोकोलॉजिस्ट आ गई और उसने मिस्टी को चेक करके उसे पेनकिलर दी और साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दी। गायनोकोलॉजिस्ट को बाहर छोड़ते हुए राज ने कहा, मेक श्योर कि ये बात किसी को पता ना चले। ये सुनकर गायनोकोलॉजिस्ट ने हाँ में सिर हिलाया। वहीं आरोही, राजवीर और अनिका तीनों टेरेस से नीचे आए। उन्हें भी सिया की मौत का काफी दुख था, मगर होनी को कौन टाल सकता था। उन्होंने नीचे आकर दादी को वापस चलने के लिए कहा तो दादी बोली, नहीं, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक अद्विजय वापस नहीं आ जा सकता। आ जाता, तुम लोग यहाँ से जाओ। ये सुनकर राजवीर जी बोले, माँ आप यहाँ हैं तो हम भी यही रहेंगे। अद्विजय की फिक्र हमें भी है। ये कहते हुए वो आरोही की ओर बढ़े और उन्होंने पूछा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सुनकर आरोही ने जल्दी से ना में सिर हिलाया। दादी कुछ देर बाद उठकर रेस्ट करने के लिए चली गई। अनिका, राजवीर दोनों किचन में गए। उन्होंने शेफ को वहां से जाने के लिए कहा। अनिका किचन काउंटर पर बैठ गई और राजवीर ने वेजिटेबल्स को कट करना शुरू किया। दोनों सभी घर वालों के लिए खाना बनाने लगे। आरोही ये देखकर काफी शॉक थी कि उसके सास ससुर कितने लविंग कपल थे। आरोही ने उन दोनों को परेशान न करने के बारे में सोच और वो फिर वहां से बाहर चली गई। अदी वजह नहीं था तो उसने सोचा कि वो ऑफिस जाकर क्या करेगी। इससे अच्छा वो ढानी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती थी। 4 दिन बाद सौम्या ने आरोही से कहा, आरोही, मैं माँ से बात करना चाहती हूँ, मगर माँ मेरा कॉल पिक नहीं कर रही है, सो मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर आरोही बोली, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, बिकॉज मैं यहाँ कई दिनों से रहकर बोर हो चुकी हूँ। धानी, जो कि बिस्तर पर बैठी खिलौनों से खेल रही थी, वो अपने हाथ उठाते हुए बोली, धानी भी आपके साथ चलेगी। आरोही ने धानी को अपनी गोद में लिया और वो तीनों ब्लैक एसयूवी में बैठ सौम्या के घर पहुंचे। आरोही ने दूर से अग्रवाल हाउस को देखा, जिस पर ताला लगा हुआ था। सौम्या का घर अग्रवाल हाउस से कुछ दूरी पर था। सौम्या ने व्यास निवास के बाहर आकर डोरबेल को प्रेस किया। कुछ देर बाद दरवाजा खोलने निकिता आई। उसने आरोही को देखकर एक झूठी स्माइल पास की अंदर जाने के बाद उन्हें लिविंग और एरिया में गोलू, राघव जी, ममता और निहारिका जी दिखे, जो कि टीवी देख रहे थे। निहारिका ने राघव की फैमिली को एक ही रूम दिया हुआ था, जिसका रेंट उन्होंने 5 जतोड़ रखा हुआ था। ममता इतनी बेशर्म थी कि वो उसे इतने भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी। निहारिका उसकी दोस्त थी, जिस वजह से निहारिका ने उसे फोर्स भी नहीं किया। सौम्या को अपने सामने देखकर निहारिका जी बोली, किस लिए आई हो यहाँ? ये सुनकर सौम्या बोली, माँ, क्या मैं आपसे अब मिलने भी नहीं आ सकती? निहारिका बोली, आ सकती हो, मगर अपने पति के साथ क्या वो आए हैं? निकिता बोली, नहीं आंटी, बाहर तो बस एक कार है और साथ में ड्राइवर है। ये सुनकर निहारिका बोली, ये कार तुम्हारे पति ने भिजवाई है क्या? ये सुनकर सौम्या बोली, नहीं। क्या तुम्हारा पति तुमसे दोबारा मिला? निहारिका ने सवाल किया। ये सुनकर दोबारा से सौम्या ने ना में जवाब दिया। निहारिका बोली, तो क्यों आई हो यहाँ मेरा मजाक बनवाने? अभी के अभी चली जाओ यहाँ से। आरोही ने सौम्या का हाथ पकड़ा और बोली, आंटी जी, अपनी ही बेटी से गैरों जैसा बर्ताव न करें। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। और ये बताओ, तुम्हारे पास ये कार, ये महंगे कपड़े कहाँ से आ गए? कभी तुम किसी अमीर से शादी करके आती हो, कभी बच्चा लेकर आती हो, कभी दुल्हन बनकर आती हो, और अब किसी रईस की कार में आई हो। आखिर क्या काम करती हो? तुम्हारी हरकतें बिल्कुल मोहल्ले के बाहर बसे कोठी में रहने वाली औरतों की तरह है। निहारिका की बातों का क्या जवाब देगी आरोही? कैसे कुमार एबी खुद को संभालेगा? क्या मिस्टी चली गई है अपने घर? नेक्स्ट एपिसोड। निहारिका ने जब आरोही के कैरेक्टर पर उंगली उठाई
तो सौम्या चिल्लाई, बस माँ, आप आरोही के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। आपको हमसे इतनी ही दिक्कत है तो हम चले जाते हैं यहाँ से। चलो आरोही। ये कहते ही सौम्या मुड़ी। ममता ने निहारिका के कंधे पर हाथ रखा और बोली, निहारिका, अपनी बेटी से ऐसा बर्ताव मत करो सौम्या। आओ इधर। आरोही, तुम भी आओ, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये कहते ही ममता किचन में चली गई। उसने किचन में बनी खिड़की को खोलकर बाहर खड़ी एसयूवी कार को देखा। चमचमाती कार को देख ममता की आंखें चमक गई। फिर वो चाय लेकर कुछ देर बाद बाहर आई तो बोली, आरोही, तुम कितनी अच्छी कार में आई हो। क्या तुम कोई अच्छी जॉब करती हो? ये सुनकर आरोही बोली, हाँ चाची जी, मैं रावत कॉर्पोरेशन में सेक्रेटरी की जॉब करती हूँ और ये कार मेरी नहीं है। ये सुनकर ममता बोली, बेटा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे चाचा की कोई परमानेंट जॉब नहीं है। अब बस हमारे लिए तो निकिता ही हमारे घर की बड़ी बेटी है। जो हुआ उसका सबक इसने ले लिया है, तो अब क्या तुम इसे रावत कॉर्पोरेशन में जॉब दिला सकती हो? सुना है वहाँ अच्छी सैलरी मिलती है और रहने के लिए शायद अपार्टमेंट भी मिलता है। ऐसा हुआ तो इससे हमारी परेशानियां कम हो जाएंगे। ये सुनकर आरोही बोली, ठीक है चाची जी, मैंने निकिता को रावत कॉर्पोरेशन में ले जाऊंगी। इसे बस इंटरव्यू पास करना होगा। निकिता, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो अचानक से गायब हो गई। उसने मन ही मन कहा, मैं भी जानती हूँ कि तुमने कौन सा इंटरव्यू पास किया होगा। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में तुम ही खूबसूरत हो? अभी तुमने निकिता के हुस्न का जादू देखा नहीं है। ये कहते ही वो मन में मुस्कुराने लगी। उसने आरोही की लाइट ग्रे कलर की साड़ी को देखा जो थोड़ी स्टाइलिश थी। इसी बीच आगे बोली, आरोही, वैसे निकिता कल इतने बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएगी। इसके पास तुम्हारे जितने ढंग के कपड़े नहीं हैं। क्या तुम इसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जा सकती हो? ये सुनते ही निकिता मुस्कुराते हुए आरोही के पास जाकर खड़ी हो गई। इस वक्त आरोही के पास 5 से 7 हजार रुपए थे। फिर भी वो मुस्कुराते हुए निकिता को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने के लिए मुड़ी। तभी गोलू चिल्लाया, दीदी, आप कुछ भूल रही हैं। ये सुनकर आरोही बोली, आओ तुम भी चलो। गोलू बोला, नहीं दीदी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मगर मेरे लिए एक चॉकलेट भिजवा दीजिएगा। ये सुनकर आरोही मुस्कुराई। तभी राघव जी जो चाय पी रहे थे, उन्होंने कहा, आरोही, तुम लोग शॉपिंग करने जाओगे, तब तक ढानी को हमारे पास छोड़ जाओ। ये परेशान हो जाएगी वहाँ तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाकर। आरोही ने धानी की ओर देखा। धानी ने ना में गर्दन हिलाई और बोली, मम्मा, आई प्रॉमिस, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। ये सुनकर आरोही बोली, चाचा जी, मैं धानी को अपने साथ ही ले जाऊंगी। वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। ये कहते ही वो व्यास निवास से बाहर निकली और बाहर सड़क पर पार्क हुई कार में जाकर बैठ गई। पड़ोसी अपने घरों से झांक कर उस महंगी कार को देख रहे थे। सब निहारिका से जल रहे थे। निकिता काफी देर से आरोही को नोटिस कर रही थी। उसने अचानक आरोही के बालों में अपना हाथ रखा और सवाल किया, दीदी, ये आपकी मांग में सिंदूर है ना? क्या आपने दोबारा शादी कर ली है? ये सुनकर आरोही बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निकिता बोली, तो आपने ये सिंदूर राहुल गुप्ता के लिए लगाया है। वैसे सिंदूर लगाने से वो वापस आपके पास तो नहीं आ जाएगा? सौम्या ये सुनकर बोली, निकिता, तुम्हारे परिवार के लिए आज तक आरोही ने कितना किया है, मगर तुम हो कि कभी आरोही को चैन से जीने नहीं देती। तुम हमेशा आरोही पर उंगली उठाने आ जाती हो। कभी खुद के गिरेबान में झांक कर देखा है तुमने आज तक क्या किया है? निकिता ने कहा, वेल, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? मैं अपनी कजिन से बात कर रही हूँ। ये सुनकर आरोही बोली, निकिता चुप रहो, बहुत हुआ। निकिता चुप हो गई। आखिर में उसे आरोही के पैसों से शॉपिंग जो करनी थी, मॉल में जाकर वो एक स्टोर में गई। उसने डमी पर लगी सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस पर हाथ रखा और बोली, दीदी, ये मुझ पर कैसी लगेगी? ये सुनकर आरोही ने ड्रेस को देखते हुए कहा, निकिता, ये एक पार्टी ड्रेस है। तुम्हें तो इंटरव्यू के लिए ड्रेस चाहिए थी ना? निकिता ये सुन झेंप गई और बोली, तो क्या हुआ? आपके पास इतने तो पैसे होंगे कि मैं एक ड्रेस एक्स्ट्रा ले लूं? ये सुनकर आरोही ने अपनी आर्म्स को फोल्ड किया और बोली, नहीं, मेरे पास बिल्कुल इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ 8 से 6 हजार हैं।
आरोही के मुंह से सिर्फ 8,000 का जिक्र सुन निकिता अवाक रह गई। वही जो सेल्स गर्ल खड़ी थी, उसने उस ड्रेस को साफ करते हुए जोर से कहा, देखिए, यहाँ की सबसे कम प्राइस की ड्रेस भी 15,000 की है, तो आप अपने बजट के हिसाब से किसी और सस्ते स्टोर में जा सकती हैं। निकिता बोली, नहीं, मुझे यही ड्रेस चाहिए। ये सुनकर आरोही बोली, तो ठीक है, तुम अपने पैसों से ये एड्रेस खरीद सकती हो। निकिता बोली, दीदी, आपने कहा था कि आप मुझे शॉपिंग कराएंगी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं? ये झूठ तो कभी बोलिए मत। इतने बड़े कंपनी में आप जॉब करती हैं, आपके पास कार है और मेरे लिए कुछ पैसे नहीं हैं। उसकी ऊंची आवाज को सुनकर वहाँ शॉपिंग कर रही कुछ औरतों और लड़कियों का ध्यान उस तरफ गया। एक लड़की ने अपने शेड्स ऊपर करते हुए कहा, इन जैसे लोगों को स्टोर में आकर हंगामा करने की जरूरत ही क्या होती है, जब इनके पास कपड़े खरीदने तक की औकात नहीं होती। उसके पास खड़ी एक लड़की जिसका नाम अंजना सेठी था, वो आरोही को काफी ध्यान से देख रही थी। फिर वो कुछ रियलाइज करके बोली, एक मिनट, ये तो आरोही अग्रवाल है ना? अंजना सेठी की दोस्त ने कंफ्यूज होकर पूछा, कौन आरोही अग्रवाल? मैं किसी आरोही अग्रवाल को नहीं जानती हूँ। ये सुनकर अंजना मुस्कुराई और बोली, ये आरोही अग्रवाल मेरे कॉलेज की टॉपर थी और वो पढ़ने के अलावा दूसरी चीज में भी ये टॉप थी और इस बात को कॉलेज की हर लड़की जानती है। ये सुनकर अंजना की दोस्त बोली, याद आया तुमने मुझे इस लड़की के बारे में बताया था, इसने राहुल गुप्ता से शादी की थी ना, और अब इसका डाइवोर्स भी हो चुका है। इस जैसी कैरेक्टरलेस लड़कियां किसी के घर को स्वर्ग नहीं सकती, सिर्फ बिगाड़ सकती हैं। किया होगा इसने, राहुल को चीट मिल गया होगा। कोई राहुल से भी। रिच आदमी से ये सब सुनकर निकिता मुस्कुराने लगी। उसे आरोही की इंसल्ट होते देख काफी मजा आ रहा था। वो उस ड्रेस को पढ़कर देखने लगी। तभी अंजना निकिता के पास आई और उसने उसे धक्का देते हुए ड्रेस पर हाथ रख लिया। अपने बालों को पीछे करते हुए सेल्स गर्ल से कहा, मेरे लिए ये ड्रेस भी पैक कर दो। ये सुनकर सेल्स गर्ल जल्दी से बोली, जी मैडम। ये कहते ही सेल्स गर्ल उस ड्रेस को डमी से उतारने लगी। तभी निकिता, जो कि एक ऐसे बच्चों की तरह थी जिसे जो चीज हासिल नहीं होती थी वो उस चीज को तोड़ देता था, इसलिए निकिता ने चुपके से उस ड्रेस को पकड़ा और उसे फाड़ दिया। कपड़े के फटने की आवाज से अंजना ने अपना ध्यान अपने नए नए कराए नेल एक्सटेंशन से हटाया और ड्रेस को देखकर वो चिल्लाई, ये क्या क्या तुमने मेरे ड्रेस को फाड़ दिया? निकिता इनोसेंट बनते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशंस नहीं था। सेल्स गर्ल जल्दी से ड्रेस को देखते हुए बोली, तुम जैसे लोग को एंट्री ही नहीं देनी चाहिए, अब इतना ज्यादा नुकसान कर दिया है। कौन पे करेगा इस ड्रेस के लिए? जानती हो, ये ड्रेस पूरी 50,000 की है। निकिता थोड़ी शॉक रह गई। उसे नहीं लगा था कि वो ड्रेस इतनी ज्यादा महंगी होगी। उसने डरते हुए आरोही का हाथ पकड़ लिया। उन्हें देख सेल्स गर्ल बोली, अभी मैं मैनेजर को बुलाती हूँ, तुम दोनों को इस ड्रेस के पैसे तो चुकाकर जाने ही पड़ेंगे। सुनकर अंजना मुस्कुराते हुए सेल्स गर्ल से बोली, वैसे तो मैंने कह दिया था कि ये पार्टी ड्रेस मैंने खरीद ली है और अंजना सेठी की जुबान से निकले शब्द कभी झूठ नहीं होते। सो अब ये ड्रेस मेरी जी है और इस लड़की ने मेरी ड्रेस को खराब किया है, सो इससे अब मैं ही निपट लूंगी। ये कहते हुए वो आरोही को देखने लगी। निकिता ने कहा, आपने जब इस ड्रेस को खराब होने के बाद भी खरीद ही लिया है तो हम यहाँ से चलते हैं। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगी। तभी वहाँ पर मैनेजर और कुछ गार्ड्स आकर खड़े हो गए। अंजना हंसते हुए बोली, कहाँ जा रही हो? मैंने कब कहा कि ये ड्रेस मैं खरीद रही हूँ? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगी। असल में पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेती। ये कहते ही उसने अपने नेल्स को फिर से एडमायर किया। निकिता ने मुड़कर अंजना की ओर देखा। अंजना बोली, ये ड्रेस मैंने खरीद ली है, सो अब इस ड्रेस की कीमत मैं तय करूंगी क्या होगी। सुनो, अगर तुम दोनों यहाँ से सलामत जाना चाहती हो तो तुम्हें इस ड्रेस के लिए मुझे पूरे 8,000 रुपए करने होंगे। निकिता के मुंह से तो जैसे शब्द ही गायब हो गए। आरोही ने अपनी आंखों को सिकोड़कर अंजना की ओर देखा, जो कि बस अपनी मनमानी कर रही थी। आरोही तो अंजना को जानती भी नहीं थी। जब अंजना ने अपने साथ आई लड़की को आरोही का इंट्रोडक्शन दिया
तब जाकर आरोही को पता चला कि आखिर अंजना सेठी भी उन्हीं लड़कियों में से थी, जो कि कॉलेज के टाइम में आरोही से काफी जलस रहती थी, क्योंकि आरोही ब्यूटी और ब्रेन से भगवान ने उसे नवाजा था। दोनों में उन जैसी लड़कियों से कहीं आरोही ज्यादा थी। उन लड़कियों के पास सिर्फ एक चीज थी जिसके बलबूते पर वो इतना घमंड दिखाती थी। ये सुनकर आरोही मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं। ये कहते ही उसने अपने पर्स में हाथ डाला। इन 4 दिनों में अनिका और राजवीर ने अनिका को न सिर्फ बेटी कहा था, बल्कि बेटी माना भी था। उन्होंने आरोही को एक प्लेटिनम कार्ड दिया था, जिसकी मदद से आरोही एक बार में जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकती थी। उसे खर्च करने से पहले बैलेंस भी देखने की जरूरत नहीं थी। आरोही ने वो कार्ड लेने से मना कर दिया था, मगर अनिका ने फोर्सली वो कार्ड ये कहते दिया था कि वो रावत परिवार की बहू है और जब कभी इस कार्ड का वो यूज कर सकती है। आज आरोही को उस प्लेटिनम कार्ड को यूज करने की जरूरत महसूस हुई। उसने अपने पर्स में दाहिना हाथ डाला और उस कार्ड को तलाश करने लगी। तलाश करते हुए अचानक उसकी आंखें शौक से फैल गईं, क्योंकि उसे वो प्लैटिनम कार्ड नहीं मिल रहा था। उसने फिर अपने कंधे से बैग को उतारा और ध्यान से उस प्लैटिनम कार्ड को ढूंढा। निकिता ने झांक कर आरोही के पर्स में देखा और बोली, क्या हुआ दी? क्या आपके पास पैसे नहीं है? क्यों ना आप अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके यहाँ बुला ले? ये सुनकर आरोही बोली, निकिता, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरे पास 8,000 से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं है। निकिता बोली, जब आपके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी तो क्यों आई यहाँ शॉपिंग करने? सीधा सीधा बोलिए, आप चाहती नहीं है पे करना। ये सुनकर आरोही बोली, निकिता, मैंने बताया ना मेरे पास पैसे नहीं है। निकिता बोली, मगर आपके बॉयफ्रेंड के पास तो है ना, वो आपके लिए इतनी महंगी कार भेज सकता है तो उसके लिए 1 लाख तो कुछ भी नहीं है ना? ये कहते ही उसने आरोही के पर्स से उसका फोन निकाला और आरोही की ओर करते हुए बोली, ये फोन ले और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करें। आरोही ने निकिता के हाथ से अपना फोन छीन लिया और बोली, निकिता, क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? निकिता को डांटकर आरोही अंजना की ओर गई। उसने सेल्स गर्ल को देखा। वो अंजना को प्लेटिनम कार्ड मिल जाने पर भी ड्रेस की एक्चुअल प्राइस देना चाहती थी, न कि 1 लाख। लेकिन अब तो आरोही के पास वो भी नहीं थे, इसलिए वो बोली, क्या आप अभी के लिए ये 8,000 ले सकती हैं? बाकी के 35,000 मैं बाद में दे दूंगी। ये सुनकर सेल्स गर्ल बोली, 35,000 नहीं, आपको 1 लाख रुपए देने हैं, वो भी आपको मिस सेठी के देने हैं। प्लीज उनसे निगोशिएट करें। ये सुनकर आरोही कुछ देर पॉज लेकर बोली, फर्स्ट ऑफ ऑल, इस ड्रेस को मेरी सिस्टर ने पसंद किया था, सो आपको ये ड्रेस उसे देनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, आप कुछ भी बकवास कर रही हैं। जब आप ड्रेस के लिए 43,000 भी पे नहीं कर सकती तो किस बात की बहस कर रही हैं आप? मैनेजर आगे आया और बोला, सही कहा, अगर आप पहले पे करते तो ये ड्रेस आपकी होती। अब आप पे नहीं कर सकती तो क्यों तमाशा बनवा रही हैं? आप अभी के अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाएं, तब तक आप यहाँ से जा भी नहीं पाएंगी। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।